सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। सो कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप मेन जो बात ध्यान में देनी है कि आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन की एक एक वर्ड और एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि उसके बाद ही आप सही से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। सबसे पहला, अ ट्रेडर परचेज गुड्स ऑफ ₹2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स वर ₹4 lakh, बट ही रिकॉर्डेड इन बुक्स ₹2,50,000 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज फॉलोड। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2.5 लाख के उसने गुड्स खरीदे थे और उसको एट द एंड ऑफ द ईयर जब उसकी मार्केट वैल्यू चेक की तो 4 लाख थी, लेकिन उसने अपनी बुक्स में 2.5 लाख ही रिकॉर्ड किया। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या फॉलो किया उसने। अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड नन ऑफ दिस। मनी मेजरमेंट क्या कहता है कि जो भी मनी टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हमको रिकॉर्ड करना है। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि हम अपने जितने भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको बचाएंगे और एंटिसिपेटेड लॉसेस को शो करेंगे। कंसिस्टेंसी कहता है कि आप एक ही मेथड्स को बार बार फॉलो करेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट फिट कौन सा बैठता है। ऑप्शन बी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर और लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट। अब प्रोप्राइटर जो है, ओनर जो है बिजनेस का, उसको बिजनेस टर्म्स में लाइबिलिटी और क्रेडिटर कहा जाता है बिजनेस का। वो किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। पहला ऑप्शन है मनी मेजरमेंट, सेकंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और फोर्थ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट में तो आपका जितने जो भी मनी टर्म्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट में आपका है जो कॉस्ट वैल्यू होगी उसके ऊपर रिकॉर्ड करना है आपको ट्रांजैक्शन को। थर्ड आपका है इसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, वो दोनों अलग अलग हैं। और डुअल एस्पेक्ट क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक तरफ से पैसा आ रहा है तो एक तरफ से जा भी रहा है, या कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा है। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट की बातें करता है। तो इसमें सबसे बेस्ट फिट कौन सा बैठता है आपका। ऑप्शन सी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्पेसिफाइज द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब जितना भी हमारे पास माल बच जाता है या स्टॉक बच जाता है पूरे साल भर सेल या परचेज करने के बाद, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ये किस लिए लिखते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड ऑप्शन है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, थर्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और फोर्थ मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें सबसे बेस्ट फिट आपका कौन सा बैठता है। ऑप्शन डी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपको शुरुआत में जितना आपने स्टार्ट किया था और एंड में जितना बच गया उसको आपको मिलाना होता है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आपको पता चलता है। क्वेश्चन फोर्थ है आपका, ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट। जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी मैन पावर है आपकी, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करते हैं। वो किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। पहला ऑप्शन है मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और डी आपका है नन ऑफ द अबव। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका कि आपको मैच करना है जितना भी आपका डेबिट है, क्रेडिट है, या जितना आया है आपके बिजनेस में, इनकम है या एक्सपेंसेस है, उसको मैच करना। कॉस्ट क्या कहता है आपको कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। मनी मेजरमेंट क्या कहता है जो भी चीज़ मनी टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं बस उसको ही रिकॉर्ड करना। तो इसमें सबसे फिट बैठ रहा है आपका ऑप्शन सी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली रिकॉग्नाइज। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली आपका। ऑप्शन वन, फेयर मार्केट वैल्यू, सेकंड ऑप्शन हिस्टोरिकल कॉस्ट, सी आपका है रियलाइजेबल वैल्यू और डी आपका है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या करता है, जो भी आपकी कॉस्ट वैल्यू है या जितना आपने पे किया है किसी भी चीज़ को परचेज करने के अपने पास पहुंचाने तक के लिए, उसमें वो आपको रिकॉर्ड करनी है। तो वो आपको किससे पता चलेगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट से। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट। ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से कहता है? ऑप्शन है आपके पास मैचिंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम मैच करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस को। सेकेंड आपका हो गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो भी आपके मनी टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज़। और आपका फोर्थ ऑप्शन है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट मतलब एक साइड अगर डेबिट है तो दूसरी उसकी क्रेडिट होगी होगी उसके कॉरस्पॉन्डेंस। तो इसमें सबसे फिट बैठ रहा है आपका ऑप्शन डी, डुअल एस्पेक्ट। सेवंथ क्वेश्चन आपका आता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स द वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट एट। किस कॉस्ट पे उसको हम करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको किस कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड करना है। तो हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, यानी कि आपकी हो जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट, जो भी पास्ट कॉस्ट रहेगी आपकी पिछली उसके ऊपर रिकॉर्ड। क्वेश्चन 8 है द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन ईयर विद दैट ऑफ अनदर इज पॉसिबल ओनली व्हेन। जब हम कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसकी वजह से हम किसी भी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैच कर सकते हैं या उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न ये कहता है कि बिजनेस विल नेवर डाई, बिजनेस विल इन कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस फॉर एवर। सेकेंड कॉन्सेप्ट, इसमें सेकेंड क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिया है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट और डी है आपका नॉन ऑफ द अबव। बी ऑप्शन आपका कंसिस्टेंसी क्या कहता है, एक बार आपने जो मेथड फॉलो कर लिया वही आपको हमेशा करना है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिजनेस के लिए वही आपको रिकॉर्ड करनी है। तो इसमें सबसे फिट आपका बैठ रहा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कि आपने एक मेथड जो फॉलो किया है वही आपको बार बार फॉलो करना है। जब दो सेम ही मेथड आप दो बार फॉलो करेंगे या 2 ईयर में आपने फॉलो किया है तभी आप उनकी स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो गया आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 9 आपका आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? पहला है आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये तो है आपका। बी आपका है असरटेन प्रॉफिट और लॉस, इसमें आप प्रॉफिट और लॉस निकालते ही निकालते हो। ऑप्शन सी है असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन आपको अकाउंटिंग से ही पता चलती है, फाइनल अकाउंट्स बताने में पता चलती है। डी आपका है सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विद टैक्स अथॉरिटी, जब आपके पास फाइनल अकाउंट्स होंगे तभी आप टैक्स डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है आपका, जो ऑप्शन डी है सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विद टैक्स अथॉरिटीज। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विद टैक्स अथॉरिटीज। ये भी एक जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका अकाउंटिंग का, कि वो हेल्प करेगा उसमें, लेकिन ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका। क्वेश्चन नंबर 10 में है हु आर द मेन एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें आपके ऑप्शन है पहला ओनर्स, सेकंड आपका है गवर्नमेंट एजेंसीज, सी आपका है ट्रेड एसोसिएट्स, डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। अब ये सारे अगर देखा जाए तो सारे एक्सटर्नल ही हैं। इसमें ओनर्स आपका जो है प्रोप्राइटर और बिजनेस जो है दोनों अलग हम मानते हैं अपना जो रहता है अपने कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो भी आपका आउटसाइडर्स ही हैं, ट्रेड एसोसिएट आपका अलग है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।